प्रिय छात्र एवं छात्राओं, गणित ज्ञान सागर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने पिछली वीडियो में कक्षा 10 के प्रथम मॉडल पेपर के प्रथम भाग में आपने क्वेश्चन नंबर 1 के बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व किया था। अब आइए प्रथम मॉडल पेपर के द्वितीय भाग में हम क्वेश्चन नंबर 2 के खंडों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन है 2 का खंड के किस मान के लिए युगपत समीकरणों 3x प्लस y बराबर 1 तथा 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y बराबर 2k प्लस 1 का कोई हल नहीं है। तो इस प्रकार इसमें दो समीकरणें दी हुई हैं जिसका हमें ज्ञात करना है कि इनमें कोई हल नहीं है। तो हमारा इसमें प्रथम समीकरण है 3x प्लस y बराबर 1 का पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 3x प्लस y माइनस 1 बराबर 0। दूसरी समीकरण हमारी यहाँ पर दी है 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y बराबर 2k माइनस प्लस 1। तो हो जाएगा 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y। अब 2k प्लस 1 का पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2k माइनस 1 बराबर 0। अब हम रैखिक समीकरणों a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा दूसरी समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, यहाँ पर 0 से तुलना करेंगे तो तुलना करने पर जब तुलना करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर a1 बराबर हमारा हो जाएगा 3, यहाँ पर b1 बराबर आ जाएगा यहाँ पर 1, क्योंकि y का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होता है, तो 1 इसका गुणांक हो जाएगा, b1 बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर c1 इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 1। इसी तरह से दूसरी समीकरण का हम तुलना करते हैं तो यहाँ a2 का मान हो जाएगा 2k माइनस 1, b2 का मान हो जाएगा यहाँ पर b2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर k माइनस 1। इसी तरह से c2 का मान हो जाएगा यहाँ पर c2 इक्वल टू हमारा यहाँ हो जाएगा c2 बराबर हो जाएगा 2k माइनस का 2k माइनस 1। ये हो जाता हमारा मान c2 का। क्योंकि इसमें समीकरण में दिया है दी गई समीकरणों का कोई हल नहीं है, तो ये कंडीशन होती है यदि समीकरणों का कोई हल नहीं है, तो कंडीशन होती है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर नहीं है c1 अपान c2। ये समीकरणों का कोई हल नहीं के लिए कंडीशन होती है। अब हम यहाँ पर a1 और a2 के मान रख देते हैं। a1 का मान 3 है और a2 का मान यहाँ पर 2k माइनस 1 है, तो हो जाएगा 2k माइनस 1। इसी तरह से b1 का मान हमारा यहाँ पर 1 है तो 1 रख देंगे। b2 का मान यहाँ पर हमारा k माइनस 1 है तो k माइनस 1 रखेंगे और बराबर नहीं है c1 का मान हमारा माइनस 1 है तो माइनस 1 रख देते हैं। c2 का मान हमारा माइनस 2k और माइनस 1 है। अब हम यहाँ पर पहली और दूसरी भिन्न बराबर है तो इन भिन्नों को ले लेते हैं। ये हो जाएगा 3 अपान 2k माइनस 1
बराबर 1/, ये हो जाएगा k-1। इसकी हम तिरछी गुणा कर देते हैं, या ये कहें कि इनकी बजगुणा करते हैं। 3 और k-1 की गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पर आएगा 3k-1 बराबर 1 से गुणा करेंगे हम 2k-1 में, तो जाएगा 2k-1। जब 3 से गुणा इसमें करेंगे 3 से तो जाएगा 3k-3 एकम 3 हो जाएगा, बराबर 1 से गुणा करेंगे तो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात 2k-1 ही रहेगा। तो हो जाएगा हमारा 2k-1। अब हम बाईं ओर वाली संख्याओं का बाईं ओर से जो हमारा 2k है इसका पक्षांतर करेंगे, दाईं ओर लाएंगे, दाईं ओर से बाईं ओर लाएंगे तो जाएगा हमारा यहाँ पर 3k और ये जाएगा माइनस का 2k बराबर -1। 3 का पक्षांतर करेंगे हो जाएगा प्लस का 3। यहाँ पर बचेगा हमारा k, 3k प्लस का है, -2k माइनस का है, चिन्ह अलग अलग है इसलिए दोनों घट जाएंगे। 3k में से 2k घटेगा तो बचेगा हमारा k। इसी तरह से हमारा यहाँ पर भी 3 हमारा प्लस का है, 1 माइनस का है, इसीलिए यहाँ भी चिन्ह अलग अलग है, इसलिए ये भी संख्याएं घट जाएंगी। 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेंगे। तो इस तरह से k का मान हमारा 2 आ जाता है, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर हमारा k बराबर 2 आ जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का खंड सॉल्व हो जाता है। हमें विश्वास है कि सभी छात्र छात्राओं को इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट खा को सॉल्व करेंगे। इसे आप लोग नोट कर लें और रिवीजन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दो का खाखंड देखते हैं क्या है इसमें। यदि कि द्विघात समीकरण px² - 2√5x + 15 = 0 के दो मूल समान हैं तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें द्विघात समीकरण है तो इसके दो मूल समान हैं, तो इसमें p का मान अज्ञात है, इसे हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए ये द्विघात समीकरण हमारी दी है px² - 2√5x + 15 = 0। तो इसमें समीकरण जो हमारी द्विघात समीकरण होती है उससे हम तुलना कर लेते हैं। ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पर a बराबर हमारा आता है यहाँ p लिख लेंगे, b बराबर यहाँ पर आता हमारा यहाँ पर b = आ जाएगा -2√5 और c बराबर आ जाएगा हमारा यहाँ पर 15। क्वेश्चन में दिया गया है कि द्विघात समीकरण के दो मूल समान हैं, तो जब दो मूल समान होते हैं तो विविध कर हमारा इसमें 0 आता है। तो यदि समीकरण के दो मूल समान हैं तो हम लिखते हैं b² - 4ac = 0। अब यहाँ पर b का मान कितना है देखते हैं। b बराबर दिया है -2√5, तो लिखेंगे -2√5। अब b का स्क्वायर है इसलिए हम इसमें -2√5 में b² लगा देंगे, -4 लिख लेंगे निगेटिव, और अब a का मान अब p है तो p लिख लेंगे गुणा में, और c का मान यहाँ पे देखते हैं 15 है तो 15 लिख लेते हैं बराबर 0। इस तरह से हम इन a, b और c के मानों को रख देते हैं। अब यहाँ देखते हैं माइनस चिन्ह लगा हुआ है, अब इसका स्क्वायर है तो माइनस का जब स्क्वायर होता है तो प्लस आ जाएगा, और 2 का वर्ग है तो 2 का वर्ग हो जाता है 4, तो 4 लिख लेंगे। इस पर अंडर लगा हुआ है 5 पर और स्क्वायर भी लगा है तो इसलिए दोनों हट जाएंगे, अंडर और स्क्वायर हट जाएगा। -15 × 4 = 60 p हो जाएगा बराबर 0।
अब हम इनकी गुणा कर लेते हैं। 4 पंजे 20 माइनस 8 पी बराबर हो जाएगा 0। 20 का पक्षांतर करेंगे तो हम देखते हैं क्या आता है इसमें, तो -20 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा यहाँ पर पी का मान आएगा 20/60। 20 एकम 20, 20 तियां 60, अर्थात पी का मान जो हमारा आएगा वो आ जाता है P बराबर 1/3। इस तरह से P का मान 1/3 आ जाता है और क्वेश्चन नंबर 2 का खा खंड हमारा सॉल्व हो जाता है। हमें विश्वास है कि इस खंड का भी हल सभी छात्र छात्राओं के समझ में आ गया होगा। इसे भी आप नोट कर लें और रिवीजन करें बाद में। अब अगला खंड हम सॉल्व करते हैं। देखिए, इसे हम बिगाड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ग। 2 का ग खंड। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो इसमें एक त्रिभुज है, इसमें एक त्रिभुज दिया जाता है। त्रिभुज हम मान लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी है और इसमें कह दिया है कि इसकी त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदु, तो ए बी का मध्य बिंदु हमने डी मान ले लिया और ए सी का मध्य बिंदु हमने यहाँ पर ई ले लिया और इसको हमने मिला दिया। इसमें क्या ज्ञात है वो हम लिख लेते हैं। ज्ञात है क्या ज्ञात है वो हम लिख लेते हैं। ज्ञात है त्रिभुज ए बी सी में ए बी तथा ए सी भुजा के, या भुजाओं लिख दें, भुजाओं के मध्य बिंदु क्या है, इसमें डी, ए बी में डी है और ए सी में ई है, तो लिखेंगे मध्य बिंदु डी तथा ई है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा BC के समांतर होती है। तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, DE समांतर है BC के, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसकी अब उत्पत्ति लिखेंगे। उत्पत्ति कैसे होती है वो करते हैं। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हम देखते हैं AD भुजा और DB भुजा हमारी ये दोनों बराबर हैं। DB भुजा, क्योंकि AB का मध्य बिंदु D है इसलिए दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं AD को हम लिख सकते हैं AD = DB और यहाँ पर 1 से हम इसमें गुणा कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, DB को ले आते हैं AD के नीचे, तो हो जाएगा DB = हो जाएगा 1 और हमारी इक्वेशन हो जाती है फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं, इसी प्रकार AC भुजा में AE को EC के बराबर लिख देते हैं, तो हो जाएगा AE = EC। इसमें भी हम 1 गुणा में ले लेते हैं और EC को AE के बटे में ले आते हैं, अर्थात AE भाग हो जाएगा हमारा EC बराबर 1 रह जाता है। ये समीकरण हमारी 2 हो जाती है। अब हम समीकरण 1 व 2 का हम यहाँ पर हमारा ये स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो हम इसे रिमूव कर देते हैं। समीकरण नंबर 2 को
और हम इसे इस साइड में लिख लेते हैं। ये हमारा स्पष्ट नहीं दिख रहा है, तो इसे हम लिख लेते हैं ए अपॉन EC बराबर 1। ये समीकरण हमारी हो जाती है 2। अब समीकरण एक और 2 इसमें देखते हैं, दाईं ओर दोनों में 1 है, इसीलिए यहाँ भी 1 है दाईं ओर में और यहाँ भी 1 है। तो हम समीकरण 1 और 2 को बराबर करेंगे। समीकरण 1 व 2 से लिख लेंगे हम AD अपॉन DB इजिकल टू, ये हो जाएगा A अपॉन EC, और ये थेल्स की विलोम प्रमेय है, तो इसे लिख देते हैं थेल्स की विलोम प्रमेय से तो हम थेल्स की विलोम प्रमेय है, तो इसे लिख सकते हैं हम DE समांतर है BC। थेल्स की विलोम प्रमेय यह है कि AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, अर्थात दो भुजाओं के जो अनुपात होते हैं जब बराबर होते हैं तो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो जाती है। तो इस प्रकार ये हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ, प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का गा खंड भी हमारा सॉल्व हो गया। तो हमें विश्वास है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन का भी सलूशन समझ में आ गया होगा। अब हम इसे रिमूव करते हैं। अब हम 2 का घाखंड सॉल्व करते हैं। 2 का घाखंड देखते हैं क्या है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक a, b प्लस c, b, c प्लस a और c, a प्लस b हैं। तो इनके शीर्षों को मान लेते हैं 2 के घाखंड में। पहला हम शीर्ष मान लेते हैं a, इसमें दिया गया है a, b प्लस c। दूसरा शीर्ष है b, हम मान लेते हैं तो जाएगा b, c प्लस a। तीसरा c मान लेते हैं शीर्ष, ये दिया गया है c, a प्लस b। अब क्वेश्चन में कहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का हमारा फार्मूला होता है, बहुत ही आसान तरीके से याद रखेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, बहुत ही आसान तरीके से ऐसे याद करेंगे। ये हम सबसे पहले बटा 2 लिखते हैं और इसमें हम 3, एक मंझली कोष्ठक में 3 छोटी कोष्ठक लगा देते हैं इस तरह से, और इसमें हम प्लस लगा देते हैं और इसे क्रम से हम x1, x2 और x3 लिख लेते हैं। इसके अंदर y माइनस y और y माइनस y माइनस y। इसमें हम ध्यान रखते हैं कि ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेटों से पहले क्रम से x1, x2, x3 होते हैं और ब्रैकेट के अंदर सभी y वाले पद होते हैं। अब y वाले पदों में हम नामांकन करते हैं, इसमें संख्याएं लिखते हैं नीचे सरफेस में। तो देखिए कैसे लिखते हैं, हमारा 1 के बाद 2 आना चाहिए, 2 के बाद 3 आना चाहिए, 3 के बाद 1 आएगा। तो ये हमारा क्रम चलता रहेगा। तो हमारा क्रम देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर x1 है, 1 के बाद हमारा क्या आता है 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। 2 के बाद क्या आता है 3, तो यहाँ पर हम y3 लिख देंगे।
अब आता है हमारा x2, तो x2 के बाद क्या आता है 3, तो यहाँ पर y3 लिख देंगे। इसी तरह से y3 के बाद क्या आना चाहिए, y3 के बाद 1 आना चाहिए, तो हो जाएगा हमारा y1। अब यहाँ पर x3 है, तो x3 के बाद आना चाहिए 1, तो हमारा यहाँ हो जाएगा y1। अब 1 के बाद क्या आता है 2, तो यहाँ लिख देंगे हम y2। इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हमें तैयार कर लेते हैं हम लोग। अब इसमें हम इनकी वैल्यू रखते हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3, यानी कि भुज और कोटियों को इसमें हम रख देते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पर भुज और कोटियाँ क्या हैं, यहाँ पहले सभी लिख लेते हैं x1 x2 और x3, y1 y2 y3। ये भुज है ए बी और ये है हमारा यहाँ पर सी, x3 का मान। y1 का मान हमारा यहाँ पर है b प्लस सी, यहाँ पर y2 का मान है c प्लस ए, यहाँ पर y3 का मान है a प्लस बी। अब इसमें फार्मूले में इनका मान रखते हैं हम, ये हो जाएगा 1/2। x1 का मान a है तो a लिख देंगे, y2 का मान हमारा यहाँ पर है c प्लस ए, तो c प्लस ए लिख लेते हैं। और अब देखते हैं y3 का मान हमारा a प्लस बी है, लेकिन फार्मूले में हमारा यहाँ पर माइनस है, इसलिए इसके अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, -a माइनस b हो जाएगा। इसी तरह देखते हैं x2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है, b है, तो b लिख लेंगे। और देखते हैं y3 की वैल्यू a प्लस b है, b लिख देंगे। अब देखते हैं y1 के आगे माइनस चिन्ह है, तो y1 का मान कितना है b प्लस सी, तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, -b और माइनस का c हो जाएगा। अब हम देखते हैं x3 का मान कितना है c, तो यहाँ प्लस का c लिख लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर y1 का मान हमारा b प्लस सी है, तो b प्लस सी लिख देते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पर y2 है, y2 से आगे का चिन्ह माइनस है, तो जब चिन्ह माइनस है तो यहाँ पर y2 का मान c प्लस ए, इसके चिन्ह भी बदल जाएंगे, माइनस का c और माइनस का a हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इनके मानों को रख दिया। और ये देखते हैं इसमें कुछ संख्याएं कटेंगी, उन्हें काट देते हैं। यहाँ देखते हैं प्लस का ये है, माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर b प्लस का है, ये b माइनस का कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर c माइनस का है, यहाँ c माइनस का, ये प्लस का c है, इसलिए भी कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, छोटी ब्रैकेट को हटाने के लिए a से गुणा करेंगे यहाँ पर, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, देखते हैं a c आ जाएगा, अंदर गुणा करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और हो जाएगा a b। इस तरह से हमारी छोटी ब्रैकेट टूट जाती है। और b से गुणा करेंगे दूसरी ब्रैकेट में, तो जाएगा b a की गुणा करेंगे तो हो जाएगा a b, और b c गुणा करेंगे हो जाएगा माइनस का b c, क्योंकि यहाँ प्लस चिन्ह है, यहाँ माइनस है, इसलिए माइनस आएगा, और b c गुणा करेंगे b c हो जाएगा। तीसरी ब्रैकेट देखते हैं छोटी, तो c b से गुणा करेंगे तो हो जाएगा b c, और c a से गुणा करेंगे, ये प्लस चिन्ह है, ये माइनस चिन्ह, तो पहले माइनस लगा दें और लिख देंगे इसे हम a c। इस तरह से छोटी ब्रैकेटें हमारी टूट जाती हैं और संख्याओं से हम गुणा कर देते हैं। अब इसमें देखते हैं संख्याएं हमारी कौन कौन सी कटती हैं, कौन सी शेष रह जाती हैं। तो देखते हैं a c प्लस है, यहाँ पर a c माइनस है, तो ये दोनों संख्या हमारी कट जाएंगी। यहाँ पर माइनस a भी है, यहाँ पर प्लस a भी है, तो ये भी दोनों संख्याएं कट जाएंगी, क्योंकि यहाँ माइनस a भी है, यहाँ पर प्लस a भी है, इसलिए दोनों संख्या कट जाएंगी। यहाँ देखते हैं माइनस bc है और यहाँ हमारा प्लस bc है, तो इसलिए ये भी दोनों संख्याएं कट जाती हैं। अब हम देखते हैं इनमें कोई भी संख्या हमारी शेष नहीं बचती है। जब कोई शेष नहीं बचती है तो इसे लिख सकते हैं 0, तो हमारा यहाँ पर 0 शेष बचता है, और इसे हम लिख सकते हैं बराबर 0। इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा 0 आता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा आता है 0। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा 2 का घाखंड भी सॉल्व हो जाता है। और
हमारे प्रथम मॉडल पेपर के भाग दो के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। हमें विश्वास है कि आप लोगों को इन क्वेश्चनों के हल समझ में आ गए होंगे। कोशिश करेंगे अगले वीडियो में आपको इसी प्रकार और भी क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। धन्यवाद।